हेलो। इस वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को टॉपिक वाइज आसान भाषा में समझेंगे, जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्लाइड में दी गई इमेज और परिभाषाओं को आसान भाषा में समझाएं। तो ये तो हो गई हमारी आज की स्रोत सामग्री की बात। लेकिन क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि हर दिन हम सूरज को उगने से 2 मिनट पहले ही देख लेते हैं? हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। मतलब जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं है। बिल्कुल। आसमान में जो नजर आता है वो एक तरह से रोशनी का रचा हुआ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत भ्रम है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद इसी भ्रम को डिकोड करना है। हम स्रोत में दी गई 15 स्लाइडों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि प्रकाश अपना रास्ता कैसे और क्यों बदलता है। और ये वाकई में भौतिकी के सबसे दिलचस्प विषयों में से एक है। अक्सर ऐसा लगता है कि विज्ञान केवल ये बताता है कि क्या घटित हो रहा है। हाँ, किताबों में तो बस परिभाषाएं होती हैं। सही कहा। लेकिन ज्ञान की असली गहराई तब आती है जब हम ये समझें कि ये क्यों और कैसे हो रहा है। मैं मानती हूँ कि ये चर्चा सिर्फ बोर्ड परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने में भी मदद करेगी, जैसे कि तारों का टिमटिमाना या पानी में चीजों का मुड़ा हुआ दिखना। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। रोशनी हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सीधी। लेकिन स्रोत सामग्री की पहली ही स्लाइड में लिखा है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने मूल रास्ते से भटक जाता है, मतलब मुड़ जाता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। एक विद्यार्थी की तरह मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि ऐसा क्यों होता है। ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब अगर प्रकाश को सीधा चलना ही पसंद है तो सिर्फ माध्यम बदलने से वो अपनी दिशा क्यों बदल लेता है? इसका सीधा सा कारण प्रकाश की गति में आने वाला बदलाव है। गति में बदलाव? हाँ, देखिए, जब प्रकाश हवा से पानी में या पानी से कांच में जाता है तो उसे एक अलग माहौल मिलता है। विज्ञान की भाषा में इसे प्रकाशीय घनत्व या ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। अच्छा, तो ये सामान्य वजन वाले घनत्व से अलग है? हाँ, थोड़ा अलग है। जब माध्यम का प्रकाशीय घनत्व बदलता है तो उसमें चलने वाली प्रकाश की चाल भी बदल जाती है, और गति में अचानक आया यही बदलाव प्रकाश की दिशा को मोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो मतलब गति बदलने से दिशा का मुड़ना तय है। इसे समझने के लिए क्या हम कोई दैनिक जीवन का उदाहरण ले सकते हैं? बिल्कुल, बताइए। जैसे मान लीजिए एक तेज रफ्तार कार पक्की सड़क पर दौड़ रही है और अचानक उस कार का बायां पहिया सड़क किनारे मौजूद गीली मिट्टी या कीचड़ में चला जाए। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? तो पक्की सड़क तो विरल माध्यम की तरह हो गई, जहां कोई रुकावट नहीं है, और कीचड़ हो गया सघन माध्यम, जहां पहिए की गति तुरंत धीमी हो जाएगी। हाँ, तो क्योंकि दायां पहिया अभी भी पक्की सड़क पर तेज चल रहा है और बायां पहिया कीचड़ में धीमा हो गया है, तो कार एक तरफ मुड़ जाएगी। क्या प्रकाश की किरण के साथ ठीक ऐसा ही होता है? एकदम सटीक। मैं एक शिक्षक के तौर पर इस उदाहरण की बहुत सराहना करूंगी। प्रकाश की किरण कोई एक बेहद बारीक धागे जैसी नहीं होती। उसका अपना एक छोटा सा विस्तार होता है। अच्छा। तो जब ये किरण विरल माध्यम से, जैसे कि हवा से, सघन माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है। सघन मतलब कांच या पानी? हाँ, तो किरण का जो हिस्सा पहले कांच की सतह को छूता है उसकी गति सबसे पहले कम हो जाती है। आपको तो पता ही होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। हाँ, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल, मतलब 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन सघन माध्यम में कणों की भीड़ के कारण ये गति धीमी पड़ जाती है, और इसी असंतुलन की वजह से पूरी किरण मुड़ जाती है। नियम यह है कि विरल से सघन में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुकती है। अभिलंब मतलब वो काल्पनिक सीधी रेखा जो 90 डिग्री पर होती है? हाँ, नॉर्मल लाइन। और जब किरण सघन से विरल में वापस जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो कुल मिलाकर सारा खेल रुकावट का है। जो माध्यम जितनी रुकावट पैदा करेगा, प्रकाश उतना ही मुड़ेगा। अब स्रोत की अगली स्लाइड पर आते हैं। इसमें अपवर्तन के नियमों की बात की गई है। हाँ, ये परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी है। पहला नियम तो कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो आसान है, पर जो दूसरा नियम है, स्नेल का नियम, वो थोड़ा गणितीय लगता है। स्नेल का नियम सच में एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। ये बताता है कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, अच्छा, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर
का अनुपात हमेशा स्थिर होता है, जिसे हम sin I बटे sin R बराबर n लिखते हैं। ये गणित के फॉर्मूले अक्सर बच्चों को डरा देते हैं। अगर मैं पूछूं कि बोर्ड परीक्षा में इससे कैसे प्रश्न आते हैं, तो मैं एक टीचर्स स्पेशल टिप देना चाहूंगी। बोर्ड परीक्षाओं में ये हर साल लघु उत्तरीय प्रश्नों में निश्चित रूप से पूछा जाता है। अरे वाह, मतलब ये तो रट लेना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। स्नेल का नियम केवल तब लागू होता है जब प्रकाश की किरण सतह पर तिरछी गिरती है। तिरछी? अच्छा, तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? मतलब अगर प्रकाश की किरण तिरछी ना गिरकर बिल्कुल सीधी यानी अभिलंब पर 0 डिग्री पर गिरे तो क्या होगा? ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। अगर किरण 0 डिग्री पर गिरती है तो वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी निकल जाती है। बिना मुड़े? हाँ, क्योंकि किरण का पूरा हिस्सा एक साथ माध्यम से टकराता है, तो दोनों सिरों की गति एक साथ धीमी होती है, इसलिए कोई मुड़ाव नहीं होता। ये तो कमाल की बात है, बिना तिरछेपन के कोई मुड़ाव नहीं। अब स्लाइड 6 में एक शब्द है अपवर्तनांक, जिसे आपने अभी n कहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इसे प्रकाश की ब्रेक के रूप में समझाया गया है। हर पदार्थ का अपना अपवर्तनांक होता है। हवा का अपवर्तनांक लगभग 1 है, मतलब ये प्रकाश पर कोई खास ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन स्रोत में एक VVI तथ्य है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42। हाँ, और इसी वजह से हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अच्छा, तो इसी भारी ब्रेक की वजह से हीरा इतना चमकता है? एकदम सही। प्रकाश हीरे के अंदर अलग-अलग फलकों से टकराकर फंस जाता है। समझ गया। स्लाइड 7 में एक भारी भरकम शब्द है, पार्श्विक विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। सुनने में कठिन लगता है, पर है बहुत आसान। हाँ, मैं इसे आसान भाषा में तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब रोशनी कांच की एक चौकोर सिल्ली से आर पार होती है तो वो 2 बार मुड़ती है। बिल्कुल, एक बार अंदर जाते हुए और एक बार बाहर आते हुए। तो जो किरण बाहर निकलती है वो अपनी पुरानी दिशा के समानांतर तो होती है, लेकिन अपने असली रास्ते से थोड़ा खिसक जाती है। इसी लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, है ना? एकदम परफेक्ट। और ये विस्थापन 3 चीजों पर निर्भर करता है। सिल्ली की मोटाई के समानुपाती होता है, आपतन कोण पर निर्भर करता है और पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी। बहुत बढ़िया। अब कांच की सिल्ली से निकलकर लेंस की जादुई दुनिया में चलते हैं। स्लाइड 8 और 9, उत्तल और अवतल लेंस। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस। हाँ, तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। ये किरणों को सिकोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये किरणों को फैलाता है, तो इसे अपसारी कहते हैं। लेकिन वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र जैसे कठिन शब्दों को हम कैसे याद रखें? OFC, ये सब बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसे रटने की जरूरत नहीं है। प्रकाशिक केंद्र, जिसे O कहते हैं, वो लेंस का बिल्कुल बीच का बिंदु है। अच्छा। और इसकी खासियत यह है कि यहाँ से गुजरने वाली रोशनी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। और फोकस दूरी जो होती है वो इसी O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी होती है। ये तो आसान हो गया। अब सबसे जरूरी और कंफ्यूजिंग हिस्से पर आते हैं, प्रतिबिंब निर्माण या इमेज फॉर्मेशन। हाँ, ये अक्सर मुश्किल लगता है। स्रोत में इसके काफी सारे चार्ट दिए गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थी किस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें? देखिए, उत्तल लेंस के मामले में एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। और विज्ञान में अपवाद हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। वो कौन सा अपवाद है? आमतौर पर उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जब वस्तु को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखा जाता है, मतलब लेंस के बहुत करीब। हाँ, तब प्रतिबिंब वस्तु की ओर बड़ा और आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ओह, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में यही होता है? बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर अवतल लेंस हमेशा एक ही तरह का प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, सीधा और छोटा। और इसका इस्तेमाल मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के चश्मों में होता है। हाँ, जिनको दूर का धुंधला दिखता है। समझ गया। अब स्लाइड 12 से 14 तक चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र और लेंस की क्षमता दी गई है। नहीं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी ये गणित के ग्राफ जैसी है, जहां सारी दूरियां O से मापी जाती हैं। प्रकाश की दिशा वाली दूरियां प्लस और विपरीत दिशा वाली माइनस। हाँ, और मेरा एक टारगेट बोर्ड मंत्र याद रखिए, U यानी वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक या माइनस होती है। हमेशा? हाँ, हमेशा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक।
और सूत्र की बात करें तो लेंथ सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, और आवर्धन का सूत्र? m बराबर v/u। यहाँ एक VVI अलर्ट देना चाहूंगी। दर्पण में आवर्धन माइनस v/u होता है, लेकिन लेंस में ये प्लस होता है। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये छोटी सी गलती पूरे नंबर काट सकती है। अब स्लाइड 14 के अनुसार मेरा एक दैनिक जीवन से जुड़ा सवाल है। पूछिए। अगर किसी के चश्मे का नंबर +2.0D है तो इसका क्या मतलब है? यहाँ D का मतलब डायोप्टर है, जो लेंस की क्षमता या पावर नापने की इकाई है। इसका सूत्र P बराबर 1/f होता है ना? हाँ। अब चूंकि नंबर के आगे प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति उत्तल लेंस का उपयोग कर रहा है। क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बिल्कुल सही पकड़ा। बहुत खूब। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं, स्लाइड 15, जहां दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण दिए गए हैं, जो हमारे रोजमर्रा के भ्रम हैं। हाँ, जैसे तारों का टिमटिमाना, पानी में मुड़ी हुई पेंसिल, कम गहरा दिखने वाला स्विमिंग पूल और वो सूर्योदय का 2 मिनट पहले दिखाई देना। ये सब प्रकाश के अपवर्तन का ही कमाल है। हमारी आंखें उस मुड़े हुए प्रकाश को सीधा समझने की भूल करती हैं। सच में प्रकृति हमारे साथ कैसा दृष्टि भ्रम खेलती है। अब स्रोत के आधार पर 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक रैपिड फायर क्विज करते हैं। मैं सवाल पूछूंगा और आप फटाफट जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, मैं तैयार हूं। तो पहला प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? पारदर्शी माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपने मूल पथ से विचलित होना। दूसरा प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा, विरल और सघन माध्यम में क्या फर्क है? विरल में प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन में कम होती है। चौथा प्रश्न, स्नेल का नियम किन किरणों पर लागू नहीं होता? अभिलंब पर, यानी 0 डिग्री पर, बिल्कुल सीधी गिरने वाली किरणों पर। पांचवां, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सर्वाधिक है और इसका क्या प्रभाव है? हीरा, जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। छठा प्रश्न, निकट दृष्टिदोष या मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है? इसके लिए अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है। सातवां, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखने पर। आठवां, वस्तु की दूरी U का चिन्ह हमेशा कैसा होता है? ये हमेशा ऋणात्मक या माइनस होता है। नौवां, लेंस सूत्र और आवर्धन का सूत्र क्या है? लेंस सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f और आवर्धन है m बराबर v/u। और आखिरी प्रश्न, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? इसका मात्रक डायोप्टर है, जिसे D से लिखते हैं। शानदार। तो हमने प्रकाश के इस मुड़ने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिकोड कर लिया है। कैसे एक छोटे से सिद्धांत ने पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। स्रोत की आखिरी स्लाइड पर एक बहुत ही प्रेरणादायक संदेश लिखा है। अपवर्तित किरण की तरह मुड़ें, लेकिन अपना लक्ष्य ना भूलें। मतलब परिस्थितियां चाहे जो भी हों, थोड़ा मुड़कर ही सही अपनी दिशा बनाए रखना चाहिए। ये बहुत ही गहरी बात है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, क्योंकि अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, तो क्या आसमान में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो वैसा ही है जैसा वो वास्तव में है, या ये बस प्रकाश के मुड़ने से बना एक खूबसूरत भ्रम है? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देने वाला सवाल है। हमारी आंखें जो देखती हैं और भौतिकी जो सच्चाई बताती हैं, दोनों में कितना फासला है? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। उम्मीद और आज की इस चर्चा की शुरुआत में एक बहुत ही आम सी घटना से करना चाह रही थी। मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि पानी से भरे ग्लास में रखी हुई एक बिल्कुल सीधी पेंसिल को बाहर से देखने पर वो अचानक से बीच में से टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई दे? अरे हाँ, वो बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण है, बचपन में सबने देखा है। बिल्कुल। या फिर कभी किसी स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर उसके तल को देखा हो और लगा हो कि पानी तो बस घुटनों तक ही है। हाँ, और जब छलांग लगाते हैं तो पता चलता है कि गहराई काफी ज्यादा थी। सही कहा। तो ये कोई जादू नहीं है और ना ही हमारी आंखों का कोई धोखा। ये असल में इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही अद्भुत नियम है।
आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं जो भौतिक विज्ञान के इन बुनियादी रहस्यों को खोलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो स्रोत सामग्री है ना, जिसे अकादमिक भाषा में प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ये असल में प्रकृति के सबसे बड़े भ्रमजाल को डिकोड करती है। आज हमारा मिशन यही है कि हम इसके शुरुआती 25 जो मूल प्रश्न हैं उन्हें गहराई से समझें। बिल्कुल। और हमारा नियम ये रहेगा कि पहले हम स्रोत में लिखे प्रश्न और उत्तर को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे और फिर उसे दैनिक जीवन के उदाहरणों से डिकोड करेंगे, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाए। मतलब विज्ञान कोई रटने की चीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे आसपास जो हर सेकंड घटनाएं घट रही हैं उन्हें महसूस करने का एक तरीका है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे हमारे स्रोत के पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 1 से 3 में मुख्य रूप से अपवर्तन की परिभाषा और उसके कारण के बारे में बात की गई है। स्रोत में जो उत्तर लिखा है वो कुछ इस तरह है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ, और इसका मुख्य कारण भी स्रोत में दिया है कि प्रकाश की चाल का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होना। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। मतलब हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं ना कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, फिर उसे मुड़ना क्यों पड़ता है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल पूछा है आपने। असल में ना, प्रकाश को सीधी रेखा में चलना ही पसंद है। अगर हम निर्वात की बात करें, मतलब वैक्यूम की, जहां अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, कोई हवा या धूल नहीं। हाँ, कोई हवा नहीं, कोई गैस नहीं, वहां प्रकाश बिल्कुल आजाद होता है। स्रोत के अनुसार निर्वात में प्रकाश ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलता है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओहो, मतलब अगर इसे आसान भाषा में कहें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल, इतनी तेज रफ्तार। लेकिन जब ये आजाद प्रकाश निर्वात से निकलकर हवा, पानी या कांच जैसे किसी भी अन्य माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो उसके लिए माहौल अचानक से बदल जाता है। मतलब उसे रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लाइक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। हाँ बिल्कुल, हर अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति में अचानक से बदलाव आता है, और गति के इसी अचानक बदलने के कारण प्रकाश को एक तरह का झटका लगता है। अच्छा। हाँ, और इसी झटके की वजह से वो अपने सीधे रास्ते से मुड़ जाता है। यही जो है वो अपवर्तन का मुख्य कारण है, गति बदलने से मुड़ना। इसे विजुलाइज करने के लिए मेरे दिमाग में एक बड़े मजेदार उदाहरण आ रहा है। मान लीजिए मैं एक पक्की और एकदम चिकनी सड़क पर पूरी तेजी से दौड़ रही हूँ। ठीक है। ये सड़क मेरे लिए हवा की तरह है, जहाँ रुकावट कम है और मैं तेज दौड़ सकती हूँ। फिर अचानक से सड़क खत्म हो और गहरी कीचड़ या रेत आ जाए, जो कि पानी या कांच की तरह है, तो कीचड़ में जाते ही मेरे पैर अचानक धीमे होंगे और मेरा शरीर झटके से आगे की ओर झुक जाएगा। हाँ, वो तो है। तो क्या प्रकाश का मुड़ना भी बिल्कुल ऐसा ही है? ये उदाहरण सोचने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक विज्ञान के नजरिए से इसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। इंसान के पास तो अपना एक संतुलन होता है ना, अपना दिमाग होता है। प्रकाश के पास ऐसा कोई संतुलन तंत्र नहीं है। तो फिर इसे कैसे समझा जाए? इसे समझने के लिए एक बेहतर उदाहरण लेते हैं जो स्रोत की ज्यामिति से भी मेल खाता है। मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट की जो शॉपिंग कार्ट होती है उसे एक पक्के फर्श पर धकेल रही हैं और फर्श से आगे एक घास का मैदान है। अब सोचिए कि आप उस कार्ट को सीधे नहीं बल्कि थोड़ा तिरछा किसी कोण पर घास की तरफ धकेल रही हैं। अच्छा, तिरछा ले जाने पर क्या होगा? दोनों पहिए एक साथ तो नहीं पहुंचेंगे? बस यही पॉइंट है। जब कार्ट तिरछी जाती है तो कार्ट का आगे वाला एक पहिया घास में पहले प्रवेश करता है। अब घास एक सघन माध्यम या डेंसर मीडियम की तरह है जहां रुकावट ज्यादा है, तो वो पहला पहिया अचानक धीमा हो जाता है। हाँ, लेकिन ध्यान दीजिए, कार्ट का जो दूसरा पहिया है वो अभी भी पक्के फर्श पर है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में विरल माध्यम या रेरर मीडियम कह सकते हैं, जहां चाल अभी भी अधिक है। ओह, मतलब एक पहिया धीमा हो गया और दूसरा पहिया अभी भी तेज चल रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। एक पहिया धीमा और दूसरा तेज होने के कारण पूरी की पूरी कार्ट अचानक उस धीमे पहिए की तरफ घूम जाएगी। प्रकाश की तरंगों के साथ भी बिल्कुल यही ज्यामिति काम करती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। हाँ,
तो जब प्रकाश हवा जैसे विरल माध्यम से पानी जैसे सघन माध्यम में तिरछा जाता है तो उसका एक हिस्सा पहले धीमा हो जाता है। इसी वजह से प्रकाश की किरण अभिलंब यानी नॉर्मल की ओर झुक जाती है। स्रोत में प्रश्न 6 से 8 में इस अभिलंब का बहुत जिक्र है। ये अभिलंब वही काल्पनिक 90 डिग्री की सीधी रेखा होती है ना, जो सतह पर खींची जाती है। हाँ, बिल्कुल वही। तो ये शॉपिंग कार्ट वाला उदाहरण तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। मतलब सघन माध्यम में जाते ही प्रकाश धीमा होता है और अभिलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन अगर इसका बिल्कुल उल्टा हो? उल्टा मतलब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, जैसे पानी के अंदर से बाहर हवा में निकले, तो क्या होगा? तब बिल्कुल विपरीत घटना होगी। आप उसी काट वाले उदाहरण को ही उलट कर देख लीजिए। जब काट घास से वापस पक्के फर्श पर तिरछी निकलेगी तो जो पहिया पहले फर्श पर पहुंचेगा उसे आजादी मिल जाएगी। बिल्कुल, उसकी स्पीड अचानक बढ़ जाएगी, जबकि दूसरा पहिया अभी भी घास में फंसा हुआ है। तो इस तेज स्पीड के कारण काट दूसरी तरफ घूम जाएगी। प्रकाश के मामले में भी यही होता है। जब किरण पानी से हवा में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये तो बहुत ही तार्किक है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री में प्रश्न 10 और उसके आगे एक दिलचस्प अपवाद भी दिया गया है। कौन सा अपवाद? स्रोत कहता है कि अगर प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर सीधे गिरे तो किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। तो काट वाले उदाहरण में देखें तो अगर काट बिल्कुल सीधी घास में जाए तो क्या होगा? तो दोनों पहिए एक साथ घास में पहुंचेंगे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। अगर काट बिल्कुल सीधी जाएगी तो दोनों पहिए एक ही समय पर घास में प्रवेश करेंगे। दोनों एक साथ धीमे होंगे, कोई भी पहिया दूसरे से तेज या धीमा नहीं रहेगा ना। हाँ, तो काट के घूमने या मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एकदम सही। काट बस अपनी गति कम करके सीधे आगे बढ़ जाएगी। इसलिए जब प्रकाश सतह पर 90 डिग्री पर गिरता है तो अपवर्तन की घटना नहीं होती, वह बिना विचलित हुए पार हो जाता है। अब कड़ियां जुड़ रही हैं, लेकिन एक और पॉइंट है। प्रश्न 9 में घनत्व यानी डेंसिटी को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अक्सर देखने को मिलता है। इसमें प्रकाशिक घनत्व और द्रव्यमान घनत्व में अंतर पूछा गया है। क्या ये दोनों एक ही चीजें नहीं है? अगर कोई चीज वजन में बहुत भारी है तो क्या वह पक्का प्रकाश को ज्यादा मोड़ेगी? यह एक बहुत ही आम गलतफहमी है जिसका शिकार कई लोग होते हैं। द्रव्यमान घनत्व का मतलब है कि किसी डिब्बे में कितना सारा सामान या परमाणु ठूस कर भरे गए हैं, मतलब उसका भारीपन। हाँ, जैसे लोहा बहुत भारी होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रकाशिक घनत्व बिल्कुल अलग दुनिया की चीज है। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सामग्री प्रकाश की चाल को कितना धीमा कर सकती है। ये उस सामग्री की आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है, उसके वजन पर नहीं। अच्छा, क्या इसका कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण है जहां भारी चीज कम मोड़ती हो और हल्की चीज ज्यादा? अरे बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। केरोसिन। हाँ, केरोसिन द्रव्यमान में पानी से हल्का होता है। हाँ, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्रकाशिक घनत्व की बात करें तो केरोसिन पानी से ज्यादा सघन होता है। वो पानी की तुलना में प्रकाश को ज्यादा धीमा करता है और ज्यादा मोड़ता है। इसलिए भारी होना ये तय नहीं करता कि प्रकाश कितना मुड़ेगा। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। मतलब भारीपन और मोड़ने की ताकत दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि माध्यम बदलने पर गति में बदलाव के कारण प्रकाश मुड़ता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये मुड़ना ऐसे ही रैंडम होता है? रैंडम तो प्रकृति में कुछ भी नहीं होता। वही तो, प्रकृति हर चीज एक सख्त नियम के तहत करती है। तो आइए हम अपनी चर्चा के दूसरे भाग की ओर चलते हैं, जो अपवर्तन के नियमों के बारे में है। स्रोत के प्रश्न 11 से 15 में इसका पूरा गणित समझाया गया है। हाँ, स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से अपवर्तन के दो मुख्य नियमों का वर्णन करती है। स्रोत में पहला नियम जो लिखा है, मैं उसे पढ़ती हूँ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि ये पूरी घटना 3D में इधर उधर नहीं भाग रही है। अगर आप एक समतल कागज पर लेजर लाइट डाल रही हैं तो रोशनी मुड़ने के बाद कागज से बाहर हवा में आपकी तरफ नहीं उछलेगी, ना ही कागज के अंदर धंसेगी। एकदम सही। किरण का आना, उसका मुड़ना और वो काल्पनिक 90 डिग्री की रेखा, ये सब उसी कागज की सतह पर एक 2D ड्राइंग की तरह काम करते हैं। पहला नियम तो आसान है,
लेकिन जो असली चुनौती है वो है दूसरा नियम, जिसे स्रोत में स्नेल का नियम कहा गया है। मैं स्रोत से इसका स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है, और इसका सूत्र है sin I बटे sin R बराबर n। हाँ, यहाँ गणित आ गया। ईमानदारी से कहूँ तो ये जा यानी साइन और त्रिकोणमिति ये सब सुनकर ही थोड़ा डर लगने लगता है। ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि अक्सर इन गणितीय शब्दों को बिना उनके वास्तविक मतलब के बस रटा दिया जाता है। जा या साइन को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसे कैसे समझें? इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। साइन असल में एक गणितीय टूल है, लाइक एक पैमाना है जो कोणों के आधार पर अनुपातों को नापने के काम आता है। जब प्रकाश मुड़ता है तो हम ये मापना चाहते हैं कि वो कितने कोण से आया, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यानी आई। हाँ, और वो कितने कोण पर मुड़ा, जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या आर कहते हैं। क्या हम इसे इस तरह से सोच सकते हैं जैसे दो देशों की मुद्राओं के बीच एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है? एक्सचेंज रेट थोड़ा और बताइए। मतलब जैसे अगर मैं डॉलर लेकर भारत आऊं तो मुझे एक तय अनुपात में रुपए मिलेंगे। वैसे ही अगर प्रकाश हवा से पानी में आ रहा है तो उसका आने वाला कोण मुड़ने वाले कोण के साथ एक फिक्स्ड अनुपात बनाएगा। अरे वाह, ये एक्सचेंज रेट वाला उदाहरण तो इस नियम को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। स्नेल का नियम बिल्कुल यही करता है। आप प्रकाश को किसी भी कोण से हवा से पानी में भेजिए। ठीक है। स्नेल का नियम कहता है कि अगर आप आने वाले कोण का साइन निकालें और मुड़ने वाले कोण का साइन निकालें और दोनों को डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा वो हमेशा एक समान रहेगा। ये फिक्स नंबर ही हमारा स्थिर अंक या नियतांक n है। यानी हर दो माध्यमों के जोड़े के लिए ये एक्सचेंज रेट पहले से तय होता है। बिल्कुल तय होता है। हवा और पानी के बीच का अपना एक फिक्स एक्सचेंज रेट है, हवा और कांच का अपना अलग फिक्स्ड रेट है। आप प्रकाश को किसी भी कोण से डालें, वो मुड़कर उसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से अपना कोण बना लेगा। ये तो बहुत ही जादुई लगता है। हाँ, बस शर्त ये है कि प्रकाश का रंग नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रंगों के लिए ये रेट थोड़ा बदल जाता है। लेकिन क्या ये एक्सचेंज रेट हमेशा लागू होता है? स्रोत के प्रश्न 15 में स्पष्ट किया गया है कि एक ऐसा समय भी है जब स्नेल का नियम काम नहीं करता। हाँ, और ये वही स्थिति है जिसकी चर्चा हमने शॉपिंग कार्ट के लंबवत जाने वाले उदाहरण में की थी, जब वो 90 डिग्री पर जा रही थी। बिल्कुल। जब प्रकाश की किरण सतह पर बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधी टकराती है तो आपतन कोण 0 होता है। ऐसी स्थिति में किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ओह, तो जब किरण मुड़ी ही नहीं, कोई नया कोण बना ही नहीं, तो कैसा एक्सचेंज रेट? एकदम सही। जब कोई मुड़ाव ही नहीं है तो स्नेल का नियम वहां फेल हो जाता है, क्योंकि नापने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अब चीजें आपस में बिल्कुल जुड़ रही हैं। स्नेल के नियम ने हमें जो ये फिक्स नंबर या नियतांक दिया था, असल में यही हमारी चर्चा का अगला विषय है। प्रश्न 16 से 20 तक इसी अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। स्रोत के अनुसार किसी माध्यम की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को ही उसका अपवर्तनांक कहते हैं। हाँ, ये परिभाषा बहुत सटीक है। और इसका सूत्र भी दिया है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए हम निर्वात में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देते हैं, यानी n बराबर c बटे v। एकदम सही। अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड, वो कैसे? ये हमें बताता है कि निर्वात की तुलना में उस माध्यम ने प्रकाश की चाल को कितना धीमा कर दिया। हम ऊपर निर्वात में प्रकाश की स्पीड रखते हैं जो कि c है, और नीचे उस माध्यम की स्पीड रखते हैं जो v है। भाग देने पर जो नंबर निकल कर आता है वही अपवर्तनांक है। तो ये नंबर जितना बड़ा होगा उसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि उस माध्यम ने प्रकाश को उतना ही ज्यादा धीमा किया है, और जो माध्यम प्रकाश को जितना धीमा करेगा वो उसे उतना ही ज्यादा मोड़ेगा भी। अच्छा, तो इसे एक ट्रैफिक इंडेक्स की तरह भी तो देख सकते हैं ना? ट्रैफिक इंडेक्स, हाँ, कह सकते हैं। अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। पानी में थोड़ा ट्रैफिक है तो वो धीमा होता है। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री के प्रश्न 18 में हीरे का एक बहुत ही रोचक उदाहरण है। लिखा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हाँ, 2.42, जो कि काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हीरे के अंदर प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.42 गुना कम हो जाती है।
ये तो ऐसा है जैसे प्रकाश किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गया हो। ट्रैफिक जाम, ये एक बहुत ही सटीक वर्णन है। हीरे की जो अंदरूनी परमाणविक संरचना होती है ना, वो इतनी सघन होती है कि प्रकाश जब उसमें प्रवेश करता है तो उसकी गति आधी से भी बहुत कम रह जाती है। तो क्या इसी भारी ट्रैफिक जैम की वजह से हीरा इतना ज्यादा चमकता है? आंशिक रूप से हाँ, लेकिन इसके पीछे एक और बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। सिर्फ प्रकाश का मुड़ना काफी नहीं है। होता यह है कि जब प्रकाश हीरे के इस घने ट्रैफिक के अंदर घुस तो जाता है, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तो मोड़ने की क्षमता यानी अपवर्तनांक इतना ज्यादा होता है कि प्रकाश बाहर निकलने के बजाय हीरे की अंदरूनी सतहों से टकराकर वापस अंदर ही लौट आता है। मतलब वो हीरे के अंदर ही फंस जाता है, बाहर निकल ही नहीं पाता। बिल्कुल। विज्ञान की भाषा में इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्योंकि ट्रैफिक इतना घना है, प्रकाश जब किनारे पर पहुंचता है तो वो एक ऐसे कोण पर टकराता है जो उसे बाहर जाने देने के बजाय एक शीशे की तरह वापस अंदर धकेल देता है। अरे वाह! प्रकाश हीरे के अंदर के किनारों पर बार बार टकराता रहता है और जब वो आखिरकार किसी एक खास कोने से हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वो जगमगाहट या स्पार्कल दिखाई देता है। इसीलिए तो हीरे को एक खास शेप में तराशा जाता है ना, ताकि रोशनी अंदर फंस सके। एकदम सही। हीरे को तराशा इसीलिए जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रकाश अंदर फंस सके। मतलब अपवर्तनांक जितना ज्यादा माध्यम का ट्रैफिक जैम उतना ही घना और स्पार्कल भी उतना ही ज्यादा। अब एक तकनीकी सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और स्रोत के प्रश्न 19 में भी है। कौन सा सवाल? कि अपवर्तनांक का मात्रक या यूनिट क्या होता है? स्रोत का उत्तर है कि यह एक मात्रकहीन राशि है। हाँ, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। वे इसके आगे मीटर या सेकंड लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाल से जुड़ा है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि यह एक मात्रकहीन या यूनिटलेस राशि है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। सूत्र में ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी हमने चाल रखी है जो कि मीटर प्रति सेकंड में है। हाँ, और नीचे भी चाल रखी है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में है। बिल्कुल। तो भाग देते समय दोनों मात्रक एक दूसरे को काट लेते हैं। इसलिए अपवर्तनांक सिर्फ एक शुद्ध संख्या या प्योर नंबर है, इसका कोई अपना मात्रक नहीं होता। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी जानकारी है। और रंगों को लेकर भी एक खास बात स्रोत के प्रश्न 20 में बताई गई है। ये कहता है कि कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग यानी वायलेट कलर के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। इसका मतलब है कि प्रकाश के सारे रंग एक समान नहीं मुड़ते। बैंगनी रंग सबसे ज्यादा धीमा होता है और सबसे ज्यादा मुड़ता है, जबकि लाल रंग सबसे कम मुड़ता है। अच्छा, इसीलिए जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हर रंग का अपना अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है, जैसा आपने पहले कहा था। ये तो सच में प्रकृति का जादू है। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और बहुत ही दिलचस्प भाग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21 से 25, जो कि कांच की सिल्ली या ग्लास स्लैब और पार्श्विक विस्थापन की घटना के बारे में है। ये तो मेरा पसंदीदा टॉपिक है। अभी तक हमने सिर्फ एक बार माध्यम बदलने की बात की, लाइक हवा से कांच में जाना। लेकिन क्या होगा अगर प्रकाश कांच में जाए और फिर वापस दूसरी तरफ से हवा में बाहर निकल आए? ये पूरी ज्यामिति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। जब प्रकाश की किरण हवा से एक आयताकार कांच की सिल्ली में जाती है तो सघन माध्यम के कारण वो अभिलंब की ओर झुकती है। ये पहली बार मुड़ना हुआ। हाँ, प्रकाश कांच के अंदर कुछ दूर सफर करता है और फिर दूसरे सिरे पर पहुंचकर वापस हवा में निकलता है। तो अब वो सघन से विरल माध्यम में जा रहा है, इसलिए वो अभिलंब से दूर हटेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि चूंकि कांच की सिल्ली की दोनों सतहें, मतलब जहां से प्रकाश घुसा और जहां से निकला, वो एक दूसरे के बिल्कुल समांतर या पैरेलल होती हैं। ठीक है। तो प्रकाश जितना अंदर की तरफ मुड़ा था, बाहर निकलते वक्त वो बिल्कुल उतना ही वापस बाहर की तरफ मुड़ जाता है। परिणाम ये होता है कि बाहर निकलने वाली किरण, जिसे हम निर्गत किरण कहते हैं, वो शुरुआत की आपतित किरण की दिशा के बिल्कुल समांतर हो जाती है। इसे समझने के लिए मैं वापस अपने हाईवे वाले उदाहरण पे जाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ठीक है। अचानक आगे कोई कंस्ट्रक्शन का काम आ गया और मुझे लेन बदलकर अपनी बाईं लेन में जाना पड़ा, तो ये कांच में प्रवेश और पहला मुड़ाव हो गया। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। कुछ दूर चलने के बाद
कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया और मैं वापस दाईं ओर मुड़कर अपनी पुरानी लेन की सीध वाली एक और लेन में आ गई। ये हवा में बाहर आना है। अब मैं जा तो उसी दिशा में रही हूँ जहाँ पहले जा रही थी। लेकिन एक पेच है। हाँ। आप उसी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन क्या आप उसी ट्रैक पर हैं? नहीं, मैं अपनी मूल लाइन से थोड़ा साइड में खिसक गई हूँ। बस यही बात है। आप अपनी पुरानी लेन के समानांतर चल रहे हैं, लेकिन उसी लेन पर नहीं। ओह, मतलब मेरी दिशा वही है, लेकिन मैं अपनी मूल जगह से थोड़ा साइड में शिफ्ट हो गई हूँ। तो क्या इसी शिफ्ट को विज्ञान में पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है? बाह्य पार्श्विक विस्थापन, एकदम सही। आपतित किरण के मूल पथ और बाहर निकलने वाली निर्गत किरण के बीच की जो लंबवत दूरी होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसी खिसकाव को पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्रोत के पृष्ठ 24 में ये भी बताया गया है कि ये शिफ्टिंग किन बातों पर निर्भर करती है। स्रोत कहता है कि अगर हम सिल्ली की मोटाई बढ़ा दें तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे वापस अपने हाईवे वाले उदाहरण से ही जोड़िए। अगर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत लंबा चले, यानी सिल्ली बहुत मोटी हो, तो क्या होगा? तो मुझे उस दूसरी लेन में बहुत ज्यादा देर तक गाड़ी चलानी पड़ेगी। बिल्कुल। आप जितना लंबा सफर उस दूसरी लेन में करेंगी, आप अपनी ओरिजिनल लाइन से उतना ही दूर होती चली जाएंगी। जब आप अंततः वापस समानांतर लेन में आएंगी, तब तक आप अपने मूल रास्ते से काफी ज्यादा खिसक चुकी होंगी। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। हाँ, इसलिए कांच की सिल्ली जितनी मोटी होगी, प्रकाश की किरण अपने मूल रास्ते से उतनी ही ज्यादा विस्थापित हो जाएगी। तो क्या इसमें माध्यम का अपवर्तनांक भी कोई भूमिका निभाता है? बिल्कुल निभाता है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, मतलब मोड़ने की ताकत जितनी ज्यादा होगी, वो पहली बार में ही किरण को उतना ज्यादा टेढ़ा कर देगा, जिससे ये शिफ्टिंग और भी ज्यादा हो जाएगी। और क्या ये आपतन कोण पर भी निर्भर करता है? हाँ, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि किरण शुरुआत में कितने तिरछेपन से घुसी थी। जितना बड़ा कोण होगा, शिफ्ट भी उतना ही ज्यादा दिखेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने देखा कि पानी में पेंसिल का मुड़ना या स्विमिंग पूल का उथला दिखना कोई जादू नहीं, बल्कि माध्यम बदलने पर प्रकाश की गति में बदलाव का सीधा सा नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। हमने शॉपिंग कार्ट के उदाहरण से समझा कि कैसे एक पहिया धीमा होने से प्रकाश मुड़ता है। हमने स्नेल के नियम के एक्सचेंज रेट को डिकोड किया और ये भी समझा कि हीरे का स्पार्कल उसके भारी ट्रैफिक जैम और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से है। एकदम सही। और अंत में हमने हाईवे की लेंस के जरिए कांच की सिल्ली में पार्श्विक विस्थापन को महसूस किया। स्रोत के 25 प्रश्न हमने कवर कर लिए। बिल्कुल। हमने इन सभी भौतिक घटनाओं को सिर्फ किताबों की तरह पढ़ा नहीं, बल्कि उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझने की कोशिश की। लेकिन जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करें। वो क्या है? हमने आज पूरी चर्चा में कहा कि प्रकाश गति धीमी होने के कारण मुड़ता है, लेकिन भौतिक विज्ञान का एक और बहुत ही गहरा सिद्धांत है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम? हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो वो हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें उसे समय सबसे कम लगे, फिर चाहे वो रास्ता सीधा ना होकर थोड़ा टेढ़ा ही क्यों ना हो। थोड़ा टेढ़ा रास्ता? लेकिन सीधे रास्ते में तो हमेशा कम समय लगता है ना? आमतौर पर हाँ, लेकिन जब माध्यम बदलता है और गति धीमी हो जाती है, तो सीधा रास्ता सबसे तेज नहीं रह जाता। प्रकाश उस माध्यम में कम समय बिताने के लिए अपना रास्ता मोड़ लेता है, ताकि वो जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अरे, क्या ये अजीब नहीं है? प्रकृति की एक साधारण सी किरण, जिसके पास सोचने के लिए कोई दिमाग नहीं है, उसे भी ये पता है कि अपना समय कैसे बचाना है। वो पहले से ही सबसे तेज रास्ता कैलकुलेट कर लेती है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि ब्रह्मांड की एक बेजान किरण भी समय की अहमियत समझती है और अपना रास्ता खुद तय करती है। बिल्कुल। खैर, इसी अद्भुत विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। भौतिक विज्ञान की इन किताबों में सिर्फ परीक्षा के जवाब नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे खूबसूरत रहस्य छिपे हैं। सही कहा आपने। तो इन पर विचार करते रहिए और अपने आसपास के विज्ञान को महसूस करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर किसी साफ पानी वाली नदी में कोई मछली तैर रही हो और उस पर कोई सीधा भाला मारे, तो वो 100% चूकेगा, बिना किसी अपवाद के। हाँ, पक्का चूकेगा, क्योंकि प्रकृति
असल में देखने वालों की आंखों के साथ एक बहुत बड़ा और शानदार धोखा कर रही है। वही तो, मतलब जिस जगह पर मछली दिखाई दे रही है, विज्ञान के अनुसार वो वहां है ही नहीं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पानी के अंदर की दुनिया तक सीमित नहीं है ना। रात के आसमान में जो तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, या फिर सुबह का जो सूरज हम देखते हैं, वो सब भी एक तरह का प्रकाश का भ्रम ही है। हमारी आंखें हमें बस वही दिखाती हैं जो प्रकाश उन्हें दिखाना चाहता है। एकदम सही कहा। तो इसी रहस्यमयी दुनिया में इस नए विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है वो भौतिक विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प अध्याय प्रकाश का अपवर्तन से जुड़ी है। हाँ, जो कि कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। और स्रोत में हमारे पास 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक सूची है, लेकिन आज हम विशेष रूप से प्रश्न संख्या 26 से 50 तक ध्यान केंद्रित करेंगे। और अक्सर इन विषयों को सिर्फ कुछ समीकरणों और परिभाषाओं तक सीमित कर दिया जाता है। सही बात है, लेकिन आज हमारा मिशन इन तकनीकी बातों को रटना नहीं है। हम एक बहुत ही खास प्रारूप अपनाएंगे। एक अनुभवी शिक्षक की तरह परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए मैं पहले स्रोत से प्रत्येक प्रश्न और उत्तर को बिल्कुल शब्दशः पढ़ूंगा, और फिर हम उसे दैनिक जीवन के मजेदार और सरल उदाहरणों के साथ खोलकर समझेंगे, ताकि परीक्षा के लिए कोई भी डाउट न बचे। बिल्कुल। हम विशेष रूप से लेंस के विज्ञान, उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रतिबिंबों और रोजमर्रा की जिंदगी में अपवर्तन के जादुई असर पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करें। अपवर्तन के बुनियादी नियमों को पार करने के बाद कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब हम उन उपकरणों की बात करते हैं जो प्रकाश को मोड़ने का काम करते हैं, यानी लेंस। तो चलिए सीधे स्रोत से शुरुआत करते हैं। मेरे पास यहाँ प्रश्न 26 से 29 तक की सूची है। मैं इसे स्रोत से बिल्कुल वैसा ही पढ़ रहा हूं जैसा लिखा है। हाँ, पढ़िए। प्रश्न 26, लेंस किसे कहते हैं? उत्तर है, दो प्रश्नों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। फिर प्रश्न 27 है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तर, जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। प्रश्न 28, अवतल लेंस किसे कहते हैं? उत्तर, जो लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। और अंत में प्रश्न 29, लेंस का प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? उत्तर, लेंस का वह मुख्य बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो वो हो गई किताबी परिभाषा, परीक्षा में लिखने के लिए ये बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर इसे दिमाग में बैठाना हो तो उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, उसे बस ऐसे सोचिए कि वो बीच में मोटा है, जैसे कोई आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, जो हम बचपन में ज्यामिति बॉक्स में देखते थे? बिल्कुल वही। और अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। लेकिन सिर्फ इनका आकार ही सब कुछ तय नहीं करता। मतलब ये आकार प्रकाश के साथ ऐसा क्या करता है कि पूरी दुनिया ही अलग दिखने लगती है? देखिए, इस सवाल का जवाब प्रकाश की गति में छिपा है। जब प्रकाश हवा से निकलकर कांच जैसे किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। समझ रहा हूं। अब उत्तल लेंस को देखिए, वो बीच में मोटा है। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस से गुजरती हैं तो बीच वाली किरण को कांच के एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, इसलिए वो ज्यादा धीमी हो जाती है। अच्छा, और किनारों वाली किरणें? किनारों वाली किरणें पतले हिस्से से गुजरती हैं, इसलिए वे जल्दी बाहर निकल आती हैं। इस गति के अंतर के कारण प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक ही बिंदु पर आकर सिकुड़ जाती हैं। क्या बात है। इसी वजह से स्रोत के अगले प्रश्न 30 और 31 में कुछ खास शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 30, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तर, उत्तल लेंस को। और प्रश्न 31, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तर, अवतल लेंस को। हाँ, क्योंकि अभिसारी का मतलब ही है किरणों को एक जगह इकट्ठा करना। तो चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। क्या हम उत्तल लेंस को एक फनल या कीप की तरह मान सकते हैं? फनल मतलब जैसे पानी डालने वाली कीप? हाँ, जैसे कीप बहुत सारे पानी को एक संकरी जगह पर इकट्ठा कर देती है, वैसे ही ये अभिसारी उत्तल लेंस प्रकाश की सभी किरणों को बटोरकर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसे स्रोत में फोकस कहा गया है, प्रश्न 32 में।
ये फनल वाला उदाहरण बहुत मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ हमारे पास अवतल लेंस है। तो क्या अवतल लेंस एक तरह का शावर या फवारा है जो पानी की एक धार को चारों तरफ फैला देता है? एकदम सटीक। क्योंकि अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है, इसलिए किनारों पर प्रकाश ज्यादा धीमा होता है और किरणें बाहर की तरफ फैल जाती हैं। इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। शावर वाला उदाहरण भी बहुत बढ़िया है। और वो जो प्रकाशिक केंद्र की बात थी प्रश्न 29 में, हाँ, उसे आप लेंस का नो ट्रैफिक जोन समझ लीजिए। लेंस का बाकी हिस्सा प्रकाश को मोड़ने का काम करता है, लेकिन अगर कोई किरण बिल्कुल सही कोण से इस एकदम मध्य बिंदु से टकराती है तो वो बिना मुड़े सीधे आर पार हो जाती है, बिना किसी रुकावट के। बिल्कुल। तो अब जब हम जानते हैं कि लेंस प्रकाश को कैसे मोड़ते हैं, तो आइए देखते हैं कि वे वस्तुओं की छवि या प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। स्रोत में प्रश्न 33 से लेकर 40 तक इसी पर चर्चा है। मैं पहले कुछ प्रश्न पढ़ देता हूं। हाँ, बताइए, स्रोत में क्या स्थितियां दी गई हैं? प्रश्न 33 है, उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर, फोकस पर, वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। फिर प्रश्न 34, जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। उत्तर, वस्तु की ओर, आभासी, सीधा और बड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और फिर प्रश्न 37 और 38 में भी उत्तल लेंस की अलग अलग दूरियों की बात है। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया के नियम हो। मतलब याद करने में मुश्किल लगता है ना? हाँ, मतलब बच्चे इसे रटते रटते परेशान हो जाते हैं। तो इसे भूल भुलैया समझने के बजाय हम इसे सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर के नजरिए से देखते हैं। सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर के अंदर एक शक्तिशाली उत्तल लेंस लगा होता है। अच्छा। और सामने जो पर्दा है वो जगह है जहां तस्वीर या प्रतिबिंब बननी है। प्रोजेक्टर से पर्दे की दूरी और लेंस के अंदर रील की स्थिति तय करती है कि तस्वीर कितनी बड़ी और कहां बनेगी। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर का उदाहरण तो सीधा सीधा है। क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? मेरा मतलब है, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर मैं उस प्रोजेक्टर के लेंस को आधा, मतलब ऊपर का आधा हिस्सा काले रंग से पेंट कर दूं, तो क्या पर्दे पर दिखने वाली आधी तस्वीर गायब हो जाएगी? अरे, ये तो बहुत ही शानदार सवाल है और भौतिकी का असली मजा यहीं पर है। इसका जवाब है नहीं, आधी तस्वीर गायब नहीं होगी। तस्वीर गायब नहीं होगी, लेकिन आधा लेंस तो काला है। बिल्कुल, लेंस का हर एक छोटा हिस्सा, हर एक कोना पूरी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। जब आप लेंस को आधा ढक देते हैं तो आप सिर्फ उन प्रकाश की किरणों को रोक रहे हैं जो उस आधे हिस्से से गुजरने वाली थीं। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाली बात है। हम सोचते हैं कि लेंस एक खिड़की की तरह है जिसे आधा बंद करने पर आधा ही दिखेगा, लेकिन ये तो कुछ और ही जादू है। भौतिकी का जादू। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में प्रश्न 35, 26 और 39 में अवतल लेंस के बारे में पूछा गया है। हाँ, शावर वाले लेंस के बारे में। बिल्कुल। स्रोत में लिखा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। मेरा सवाल यह है कि ये अवतल लेंस इतना जिद्दी क्यों है कि वो हमेशा ऐसा ही प्रतिबिंब बनाता है? ये बहुत अच्छा अवलोकन है। अवतल लेंस की ये जिद उसके प्रकाश को फैलाने वाले स्वभाव के कारण है। अपसारी स्वभाव। हाँ, जब किरणें फैल रही हैं तो वे आगे जाकर कभी आपस में टकरा ही नहीं सकती। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे उत्तल लेंस में होता है। लेकिन अवतल लेंस में वे बस एक दूसरे से दूर भागती रहती हैं। तो फिर हमें प्रतिबिंब दिखता कैसे है जब किरणें मिल ही नहीं रही? यहाँ पर हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी आंखों और दिमाग की वायरिंग कुछ ऐसी है कि वो हमेशा ये मानकर चलता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही यात्रा करता है। अच्छा। तो जब वो अवतल लेंस से फैलती हुई किरणें हमारी आंख में प्रवेश करती हैं, तो हमारा दिमाग उन किरणों को पीछे की तरफ एक सीधी रेखा में खींचता है। पीछे की तरफ मतलब स्रोत की ओर? हाँ, दिमाग उन किरणों को पीछे ले जाकर एक काल्पनिक बिंदु पर मिला देता है और हमें ऐसा भ्रम होता है कि प्रकाश वहां से आ रहा है। क्योंकि किरणें वास्तव में वहां नहीं मिल रही हैं, इसलिए इसे आभासी या वर्चुअल प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी अवतल लेंस सच में कुछ नहीं बना रहा है, वो बस हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग का फायदा उठाकर एक भ्रम पैदा कर रहा है। अद्भुत। बिल्कुल।
और इसीलिए ये हमेशा आभासी और सीधा होता है। इसी से जुड़ा एक और तकनीकी सवाल स्रोत में है। मैं प्रश्न 40 पढ़ता हूं। प्रश्न है, यदि आवर्धन m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उत्तर है वास्तविक और उल्टा। तो ये माइनस के निशान का उल्टे होने से क्या संबंध है? क्या ऋणात्मक होने का सीधा मतलब ये है कि प्रतिबिंब ने शीर्षासन कर लिया है? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसे आप गणित के एक ग्राफ की तरह समझ सकते हैं। भौतिकी में हम एक बहुत ही कड़ा नियम पालन करते हैं जिसे चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन कहते हैं। अच्छा, चिन्ह परिपाटी। हाँ, ये पूरी तरह से एक नक्शे की तरह काम करता है। इस नक्शे में मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो भी होता है उसे धनात्मक यानी पॉजिटिव माना जाता है, और जो कुछ नीचे की तरफ बनता है उसे ऋणात्मक माना जाता है। तो मतलब अगर कोई छवि इस मुख्य लाइन के नीचे लटक रही है तो वो गणितीय रूप से ऋणात्मक हो जाती है। बिल्कुल सही। अगर आवर्धन का मान माइनस में है तो वो चीख चीख कर बता रहा है कि प्रतिबिंब नीचे की तरफ यानी उल्टा बना है। समझ गया। और प्रकाशिकी का एक पक्का नियम है कि जो प्रतिबिंब उल्टे होते हैं वे लगभग हमेशा वास्तविक होते हैं, यानी उन्हें पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो ये सिर्फ रटने वाला सूत्र नहीं है, ये एक पूरी ज्यामितीय कहानी बता रहा है। हाँ, परीक्षा के लिए ये बहुत ही कमाल की टिप है। हाँ, बच्चों को ये याद रखना चाहिए। माइनस मतलब उल्टा और वास्तविक। अब चूंकि हम सूत्रों और गणित की बात कर ही रहे हैं तो चलिए स्रोत के अगले हिस्से पर चलते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्र और लेंस की क्षमता, प्रश्न 41 से 47 तक। ये हिस्सा परीक्षा में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे। बिल्कुल। मैं स्रोत से प्रश्न 41 पढ़ता हूं। लेंस सूत्र क्या है? उत्तर है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर प्रश्न 42 है, आवर्धन का सूत्र है m बराबर v/u। और इसमें u, v और f के मान रखते समय उसी चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना होता है जिसकी हमने अभी बात की। हाँ। फिर प्रश्न 43 है कि उत्तर लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है? उत्तर है धनात्मक, क्योंकि उसका मुख्य फोकस लेंस के दाईं ओर होता है। देखो। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, प्रश्न 44, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? स्रोत का उत्तर है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सूत्र है p बराबर 1/f। फिर प्रश्न 45 है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से लिखते हैं। बिल्कुल। अब मेरा एक सवाल है, पावर और फोकस दूरी व्युत्क्रम क्यों है? मतलब उल्टे क्यों चलते हैं? सीधा सीधा हिसाब क्यों नहीं है? देखिए, इसका जवाब बहुत ही व्यवहारिक है। सोचिए, एक लेंस जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा वो प्रकाश को उतनी ही जल्दी और उतनी ही ज्यादा तेजी से मोड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। और अगर वो प्रकाश को जल्दी मोड़ रहा है तो किरणें लेंस के बहुत करीब आकर मिल जाएंगी, जिसका सीधा सा मतलब है कि उसकी फोकस दूरी बहुत कम होगी। समझ गया। यानी जो लेंस प्रकाश को दूर तक जाने ही ना दे और तुरंत मोड़ दे, वो ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल, दूरी कम तो ताकत ज्यादा। ये तो सीसा वाले झूले जैसा है, एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। एकदम सटीक उपमा है। और इस ताकत का सीधा संबंध चश्मों से है। स्रोत में प्रश्न 47 है, यदि किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है तो वो कौन सा लेंस है? उत्तर है अवतल लेंस। हाँ, तो मैं इसे दैनिक जीवन से जोड़ना चाहता हूं। जब हम आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं और वो पर्चे पर -2.0D लिखता है, तो इसका हमारी आंखों के चश्मे के लिए असल जिंदगी में क्या मतलब है? ये एक ऐसा उदाहरण है जो हर विद्यार्थी ने अपने या अपने दोस्तों के चश्मों में देखा होगा। जब डॉक्टर पर्चे पर माइनस लगाता है तो इसका मतलब है कि मरीज की आंखें पास का तो ठीक देख पा रही हैं, लेकिन दूर की चीजें धुंधली हैं। जिसे हम मायोपिया कहते हैं ना? जी बिल्कुल, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इस स्थिति में आंख का अपना प्राकृतिक लेंस जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और प्रकाश को रेटिना तक पहुंचने से पहले ही सिकोड़ देता है। तो उसे ठीक करने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत होगी जो किरणों को थोड़ा फैला दें। एकदम सही। और प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है? हमारा शावर वाला लेंस, यानी अवतल लेंस। हाँ, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए डॉक्टर के पर्चे पर भी वो माइनस के रूप में दिखती है। वो -2.0 हमें बता रहा है कि हमें एक ऐसा अवतल लेंस चाहिए जिसकी ताकत 2 डायोप्टर हो, ताकि वो किरणों को उतना फैला सके कि वे सही जगह यानी रेटिना पर जाकर मिलें। बिल्कुल।
ये हुई ना बात। अब आगे से कोई भी विद्यार्थी चश्मे का नंबर देखकर तुरंत समझ सकता है कि आंखों के अंदर प्रकाश के साथ क्या खेल चल रहा है। हाँ, और परीक्षा में भी ये बहुत काम आएगा। चलिए अब प्रयोगशाला और चश्मों की दुनिया से बाहर निकलते हैं। स्रोत का जो आखिरी हिस्सा है, प्रश्न 48 से 50 तक, वो प्रकृति के जादुई चमत्कारों पर बात करता है। वायुमंडलीय अपवर्तन और दृष्टिभ्रम। ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न 48, वायुमंडलीय अपवर्तन के 2 उदाहरण दें। उत्तर, तारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय। फिर प्रश्न 49, पानी में रखी हुई छड़ टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रश्न 50, पानी से भरी बाल्टी का पैंदा ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? उत्तर, अपवर्तन के कारण। तो शुरुआत में जो आपने मछली पकड़ने वाला उदाहरण दिया था, ये बिल्कुल वही है। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकृति हमें धोखा दे रही है। हाँ, एक अनुभवी भौतिकी शिक्षक की तरह समझाऊं तो पानी और हवा वाले इस मामले में एक बहुत ही सख्त नियम काम कर रहा है। जब भी प्रकाश किसी सघन माध्यम जैसे पानी से विरल माध्यम जैसे हवा में आता है, तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है। अच्छा, अभिलंब यानी नॉर्मल। हाँ, क्योंकि पानी में प्रकाश की गति कम होती है और हवा में आते ही गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने के कारण प्रकाश एक सीधी रेखा में चलने के बजाय अपनी धुरी से थोड़ा मुड़ जाता है। परीक्षा में ये सघन से विरल और अभिलंब से दूर वाले कीवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। और यहाँ फिर से हमारे दिमाग की वही पुरानी प्रोग्रामिंग काम आती है ना? एकदम सही पकड़े। मछली से या बाल्टी के पैंदे से टकराकर जो प्रकाश हवा में आ रहा है, वो मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचता है। लेकिन हमारा दिमाग मुड़े हुए प्रकाश को नहीं समझता है। बिल्कुल नहीं, वह उस किरण को सीधा पीछे की तरफ ट्रेस करता है, जिसके कारण मछली या बाल्टी का पैंदा हमें उसकी असली गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, जिसे हम आभासी गहराई कहते हैं। हाँ, अपेरेंट डेप्थ। जो गहराई हमें दिखती है वो वास्तविक गहराई नहीं होती। तो ये तो हुई पानी की बात। लेकिन जो आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, प्रश्न 48 के अनुसार वहां तो कोई पानी नहीं है। फिर वहां ये अपवर्तन या प्रकाश का मुड़ना कैसे हो रहा है? वहां पानी नहीं है, लेकिन हवा तो है। और पृथ्वी का वायुमंडल कोई शांत जगह नहीं है। यहाँ गर्म और ठंडी हवा की परतें लगातार ऊपर नीचे हो रही हैं। समझ रहा हूं। ठंडी हवा सघन माध्यम का काम करती है और गर्म हवा विरल माध्यम का। तो जब तारों की रोशनी वायुमंडल से गुजरती है, तो उसे लगातार इन बदलती हुई परतों से गुजरना पड़ता है? बिल्कुल। प्रकाश कभी सघन परत में जाता है, कभी विरल में, फिर सघन में। हर परत पर प्रकाश थोड़ा मुड़ता है, और क्योंकि हवा की ये परतें हवा के झोंकों के साथ हर सेकंड बदल रही हैं, तो प्रकाश के मुड़ने का रास्ता भी हर सेकंड बदलता होगा? हाँ, हमारी आंखों में पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, और इसी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। अगर वायुमंडल प्रकाश को इतना मोड़ रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, तो फिर हमारे सौरमंडल के ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? मंगल या शुक्र ग्रह तो हमें एकदम स्थिर रोशनी देते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत ही बारीक और शानदार सवाल है। इसका जवाब दूरी में छिपा है। तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि वे हमारी आंखों के लिए प्रकाश के सिर्फ एक बिंदु की तरह हैं, पॉइंट सोर्स। अच्छा। जब उस एक छोटे से बिंदु से आने वाला प्रकाश भटकता है, तो तारा बुझता और जलता हुआ लगता है। लेकिन ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब हैं। तो वे बिंदु नहीं, बल्कि एक बड़ी डिस्क की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। ग्रह प्रकाश के अनगिनत बिंदुओं का एक विशाल संग्रह है। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ग्रह के एक हिस्से से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों से भटक भी जाता है, तो उसी पल दूसरे हिस्से का प्रकाश आंखों में प्रवेश कर जाता है। अरे वाह! कुल मिलाकर आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की औसत मात्रा हमेशा एक जैसी रहती है। इसलिए उनका टिमटिमाना एक दूसरे को बेअसर कर देता है और वे हमें स्थिर नजर आते हैं। ये वाकई में प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। अब इसी से जुड़ा एक और उदाहरण स्रोत में था। अग्रिम सूर्योदय या एडवांस सनराइज। कहा गया है कि हमें सूरज असल में क्षितिज के ऊपर आने से पहले ही दिखाई देने लगता है। इसका क्या विज्ञान है? ये अपवर्तन का सबसे भव्य उदाहरण है। देखिए, सुबह के समय सूरज क्षितिज के नीचे होता है। अंतरिक्ष में निर्वात है, यानी वैक्यूम, जहां प्रकाश एकदम सीधा चलता है। लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, वे एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही होती हैं।
तो प्रकाश पृथ्वी की गोलाई के साथ साथ मुड़ने लगता है। ठीक ऐसा ही होता है। प्रकाश मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, लेकिन एक बार फिर हमारा दिमाग मुड़े हुए रास्तों को नहीं समझता। वो प्रकाश को सीधी रेखा में पीछे की तरफ ट्रेस करता है और सूरज को क्षितिज के ठीक ऊपर आभासी रूप से स्थापित कर देता है। बिल्कुल। सच्चाई ये है कि जिसे हम उगता हुआ सूरज मानकर प्रणाम कर रहे होते हैं, वो सूरज वहां होता ही नहीं है। वो अभी भी क्षितिज के नीचे होता है। प्रकृति हमें सूरज उठने से लगभग 2 मिनट पहले ही उसका आभासी प्रतिबिंब दिखा देती है। यानी हर दिन हमारे दिन की शुरुआत ही एक दृष्टि भ्रम से होती है। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्टिकल इल्यूजन। तो श्रोताओं, चर्चा को समेटते हुए हम देख सकते हैं कि ये पूरा अध्याय वास्तव में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपनी आंखों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। हमने शुरुआत की थी उन साधारण कांच के टुकड़ों से जिन्हें हम लेंस कहते हैं। हमने देखा कि कैसे उनका आकार प्रकाश की गति को बदलकर उसे मोड़ देता है। और फिर हमने समझा कि कैसे अवतल लेंस हमारे दिमाग के साथ खेलकर हमेशा एक आभासी दुनिया रचता है। साथ ही हमने गणितीय सूत्रों और चिन्ह परिपाटी को भी डिकोड किया। बिल्कुल। और अंत में दैनिक जीवन में तारों के टिमटिमाने से लेकर पानी की बाल्टी तक के सफर को एक कक्षा के माहौल की तरह समझा। मुझे लगता है कि परीक्षा के लिए ये एक बेहतरीन पुनरावृत्ति रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बच्चों को अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत के उसी अग्रिम सूर्योदय वाले हिस्से को लेकर मेरे मन में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा विचार आ रहा है। अच्छा, कहिए वो विचार क्या है? हमने पढ़ा कि कैसे वायुमंडल प्रकाश को इतना मोड़ देता है कि क्षितिज के नीचे छुपा सूरज हमें ऊपर नजर आने लगता है। अब जरा रात के आसमान के बारे में सोचिए। जब हम रात में तारों से भरे आसमान को देखते हैं तो प्रकाश उन तारों से निकलता है, अंतरिक्ष के विशाल निर्वात को पार करता है और फिर हमारे वायुमंडल की हजारों किलोमीटर मोटी और अलग अलग घनत्व वाली परतों से टकराता है। सही बात है। हर परत उस प्रकाश को थोड़ा थोड़ा मोड़ती है। तो अगर क्षितिज के नीचे का सूरज ऊपर दिख सकता है, तो क्या रात के आसमान में जो अरबों तारे हम देखते हैं, क्या वे वाकई ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां हमारी आंखें उन्हें इस पल देख रही हैं? ओह, या फिर ये हो सकता है कि हम जिस पूरे ब्रह्मांड को हर रात देखते हैं, तारों की जो पैटर्न या नक्षत्र हम पहचानते हैं, वे सब अपनी असली जगह से खिसक गए हों? क्या यह संभव है कि हमारे ऊपर मौजूद पूरा का पूरा आसमान वास्तव में वायुमंडल द्वारा रचा गया एक बहुत ही भव्य अति विशाल दृष्टि भ्रम हो? उफ, ये तो वास्तव में वास्तविकता की हमारी धारणा को हिला देने वाला विचार है। अगर हम अपवर्तन के नियमों को इतने बड़े ब्रह्मांडीय स्तर पर लागू करें, तो ये मानना पूरी तरह से तार्किक है कि हम जो देख रहे हैं वो सत्य का सिर्फ एक आभासी संस्करण हो सकता है ना? और शायद यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर नया जवाब अपने साथ एक और गहरा सवाल ले आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये विस्तृत विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास के प्रकाश को ध्यान से देखिए, क्योंकि जो दिखता है जरूरी नहीं कि वो वहीं हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।